हेलो। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है आप सभी के? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ भाई, बिल्कुल 7:05 एकदम टाइम पर है आज। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं सब लोग? कल भाई कुछ दिक्कत आ रहा था, इसलिए कल क्लास नहीं हो पाई थी। बाकी आज कोई दिक्कत नहीं है, अब सब कुछ ओके, एकदम बढ़िया है सब लोग, फर्स्ट क्लास। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अच्छा, चलो भाई, 2 दिन के लिए माफी, 2 दिन छुट्टी के लिए। बाकी अब कोई दिक्कत नहीं, अब कंटिन्यू करेंगे। ओके, सब लोग एकदम बढ़िया हैं। अच्छा, चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई, बिल्कुल। सभी सभी को भरपूर आशीर्वाद। राम राम, जय श्री महाकाल। नमस्ते, जय माता दी। अच्छा, हाँ जी, तबीयत अच्छी है, तबीयत में अब कोई दिक्कत नहीं है। हैप्पी नवरात्रि आप सबको भी। हाँ, ऐसा लग रहा है बहुत दिन हो गए ना, ऐसा लग रहा है 2-4 महीने बाद मुलाकात हो रही है आज अपनी। चलो, तो आज कवर कर लेंगे। आज क्वेश्चंस करेंगे। एक तो आपको ये कंसेप्ट मुझे बताना था, ये जो रबर वाला कंसेप्ट होता है, इसका फॉर्मूला कैसे बना, ताकि आपको रटना ना पड़े और आप इसको जब भी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप तुरंत वहीं पे याद करके बना सके कि फॉर्मूला बना कैसे है। उसके बाद फिर बात करेंगे आज के आगे के क्वेश्चंस पे। ठीक है? हाँ जी, चलो भाई, थैंक यू। अच्छा भाई, एमडी, ओके। अच्छा। चलो जी, तो शुरुआत करें, है ना? बात नहीं करते, टाइम वेस्ट नहीं आज बिल्कुल भी। पूरा फोकस क्लास पे करेंगे, है ना? बढ़िया, अच्छे तरीके से समझिए। आज क्वेश्चंस हम ज्यादा से ज्यादा करेंगे। और ये एक कंसेप्ट आपको बताना था, ये कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं जल्दी से। जैसे आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर तीन सर्कल को एक रबर बैंड से बांधना हो कुछ इस प्रकार, या ऐसी डायग्राम को बना लेते हैं। एक ये है, एक ये है, और एक ये है, मान लीजिए, है ना? हमें इन तीनों को एक रबर बैंड से बांधना है, तो वो यहां से शुरू होगा, यहां से जाएगा, ठीक है? फिर यहां से यहां हो जाएगा और ये हो जाएगा। अब आपको मैं एक अच्छी बात बताता हूं। अगर 3 सर्कल हैं, 3 बार अगर वृत्त आता है तो उसका फॉर्मूला क्या, 2 बार आता है तो क्या, 4 बार आता है तो क्या, ये सब मैं आपको बता देता हूं, है ना? अगर 3 सर्कल आते हैं तो आप याद रखिएगा, फॉर्मूला होता है 3D + 2πr। अगर 2 सर्कल आते हैं, ठीक है, अगर 2 वृत्त आते हैं, 2 सर्कल आते हैं, तो यह आपका फॉर्मूला होता है 2D + 2πr। 4 हो जाएंगे तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, 4D + 2πr। अब हम इस पर बात करें कि ऐसा क्यों, है ना? ऐसा क्यों होता है, आपको वो सिखा देते हैं जल्दी से। देखिए, सब लोग यहां पर ध्यान दीजिए, बात करना बंद करिए, यहां ध्यान दीजिए। ये आपका केंद्र है, एक इसका केंद्र है, एक इसका केंद्र है। इसको मैंने इससे मिलाया, इसको मैंने इससे मिलाया, इसको मैंने इससे मिलाया, ठीक है? आप जान रहे हो कि अब, अच्छा, क्योंकि तीनों की त्रिज्याएं बराबर है, रेडियस इक्वल है, तो ये एक पता है कौन सा त्रिभुज बनेगा, ये समबाहु त्रिभुज बनेगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा। और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो तीनों कोण भी बराबर होते हैं, है ना? और अगर तीनों कोण बराबर हैं तो हर कोण कितने अंश का होगा, 60 का। अब यहीं से लॉजिक शुरू होता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं कुछ इस तरीके से, डायग्राम थोड़ा सा मतलब हमें सही करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा यहां से। इसको मैं अगर इधर बढ़ाऊं, इसको अगर मैं इधर बढ़ाऊं, तो देखो, ये वाला कोण 60 है और ये दोनों पता है एक दूसरे को 90 पे काटेंगे। तो आप जानते हो कि टोटल 360 डिग्री होता है।
अच्छा, ये वाले आपके कोण अगर 90 और 90 के हैं और ये वाला अगर 60 का है तो ये वाला 120 का होगा, हाँ या ना? मतलब यहां जो कोण बनता है ये कितने का होता है? 120। और रबर टच भी यहीं करती है और यहां से यहां तक जाती है, तो रबर का टच करने वाला पार्ट भी यहीं से यहीं तक होता है। तो अगर आप 120 डिग्री को देखें कि ये कितना परसेंट है, तो ये 1/3 है, 1/3 भाग है। 1/3 किसका है? परिधि का है, 2πr का 1/3 है। तो यहां से यहां तक अगर 1/3 है, इसी प्रकार आप आगे जाओगे, यहां से जहां से भी रबर टच कर रही है वहां से वहां तक 1/3 है, और फिर वापस से यहां तक 1/3 जाओगे, तो 3 बार अगर 1/3 1/3 और 1/3 को आपने प्लस किया तो क्या वो 1 बनेगा? मतलब वो अपने आप में एक पूरे सर्कल के बराबर होगा, पूरे एक वृत्त के बराबर होगा, और पूरा 1 बन गया, मतलब वो 2πr होगा। मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? हमने देखा कि 120 डिग्री है, मतलब यहां से यहां तक सर्कल का 1/3 हिस्सा, यहां से यहां तक सर्कल का 1/3 हिस्सा, और यहां से यहां तक सर्कल का 1/3 हिस्सा। तो 3 टुकड़े अगर जोड़ोगे, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, तो 3 हिस्से अगर जुड़ेंगे तो वो अपने आप में पूरा सर्कल नहीं बन जाएगा। इसलिए ये पूरा अपने आप में एक परिधि के बराबर होता है। दूसरा, मैंने आपको उस दिन बताया ही था कि ये यहां एक केंद्र है, यहां एक केंद्र है, और यहां एक केंद्र है ना? अगर आप इसको अच्छे से देखें, थोड़ा सा ये केंद्र इधर आना चाहिए। जैसे मान लो यहां टच कर रहा है, इसका केंद्र यहां है, ये यहां टच कर रहा है, इसका केंद्र यहां है। इसको अगर आप इससे जोड़ दो, है ना, तो मुझे एक बात बताओ कि ये अगर R है तो ये भी R होगा, और अगर ये R है तो ये भी क्या होगा? ये भी 2R होगा। तो यहां से यहां तक अगर 2R है तो ये भी क्या होगा? 2R, और ये भी क्या होगा? 2R। समझ रहे हो बात? ये भी 2R, ये भी 2R, ये भी 2R, तो ये हो गए टोटल आपके 6R। मतलब 6 बार त्रिज्या लेना है, तो 6 बार त्रिज्या लेना किसके बराबर होता है? 3 बार व्यास लेने के, 3 डायमीटर के बराबर होता है। तो इसलिए क्या हो गया, ये 1 2 और 3, ये तीनों मिलकर हो गए आपके 6R, 6 बार त्रिज्या, या इसको बोल सकते हो 3 बार व्यास। रहा सवाल इनका, इनका और इनका, तो ये अपने आप में 2πr है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है? 3d + 2πr। आया इतना समझ में कैसे ये होता है? अब अगर इससे ज्यादा सर्कल बन जाए तो मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दे देता हूं। अगर इससे ज्यादा सर्कल हो जाए तो आप अब आराम से दिमाग लगा लोगे। अगर 4 सर्कल हो और उन्हें एक रबर बैंड से बांधा जाए, तो आप खुद अब दिमाग लगाओगे। जब हम इनको इस तरीके से जोड़ना शुरू करेंगे तो देखो, ये यहां टच करेगा, यहां टच करेगा, ये 1/4, ये भी कितना होगा? 1/4, ये भी कितना होगा? 1/4, और ये भी कितना होगा? 1/4। तो ये चारों जुड़ के 2πr बनेंगे। रहा सवाल वापस इसका, तो ये 2R, ये भी 2R, ये भी 2R, और ये भी 2R। तो 8R बोल दो या 4D बोल दो। तो इसलिए 4 सर्कल हैं तो 4D, इसलिए फॉर्मूला बना कि 4 सर्कल हैं तो 4D, है ना? 3 सर्कल हैं तो 3D। अब आपको समझ में आया क्यों? और 2πr तो सबका रहेगा। जितने ज्यादा सर्कल होते जाएंगे, परिधि आपकी जो है वो उतने टुकड़ों में बंटते जाएगी, लेकिन जब आप सबको जोड़ोगे तो वो घूम फिर के बनेगा वही, है ना? तो इसका आंसर तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बता ही दिया था कि अगर 3 सर्कल हैं तो 3d + 2πr, ये हमें लगाना है। आपको व्यास की वैल्यू दी है 10, तो ये हो जाएगा आपका 30 + 2, पाई को पाई रहने दो, और r कितना हो जाएगा? r हो जाएगा आपका कितना? 50। तो ये बनेगा 30 + 10 पाई। ये इस रबर बैंड की लंबाई होगी, जो रबर बांधी उसकी लंबाई होगी। आंसर आ जाएगा आपका बी। ये मैंने आपको उस दिन बता दिया था। क्लियर है यहां तक सबको सारी बातें? यस नो? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमारी लास्ट क्लास का कंसेप्ट था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा आज क्वेश्चंस को हम स्पीड में लेंगे। स्पीड मतलब थोड़ा सा हम ज्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, है ना? और जहां आपको समझ में नहीं आए आप बता देना। वेरी गुड। अच्छा जी, 50 नहीं भाई, 50 कहां हो गया? 10 होगा, 10।
अगर मैंने गलत लिख दिया तो आप सही कर लेना, 10 होगा वो। मेंसुरेशन कितने दिन चलेगा? तुम बताओ भाई कितने दिन चलाना है। तुम बोलो तो आज ही खत्म कर देंगे, तुम बोलोगे तो 15 दिन चलने देंगे। अभी तो आपका 2D खत्म नहीं हुआ है ना। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब क्वाड्रिलेटरल्स। ये पढ़ने के बाद फिर आपका बेलन आएगा, है ना, बेलन आएगा, फिर आपका शंकु आएगा, कोण, सिलेंडर, फिर आपका स्फीयर आएगा, अर्धगोला, खोखला गोला, खोखला बेलन, फिर इसके बाद प्रिज्म आएगा। ये सब चीजें होंगी, उसके बाद चैप्टर खत्म होगा। दो चीजें हमारे पास, या तो चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें या चैप्टर को निपटा दें। निपटाना और खत्म करने में अंतर होता है ना। मुझे निपटाते नहीं आता, मुझे चैप्टर को खत्म करते आता है। खत्म करने से मतलब है अच्छे से पढ़ना, निपटाना मतलब और 8 10 20 क्वेश्चन में कराऊंगा, एक एक दो दो करा दूंगा, खत्म कर दूंगा, उसको निपटाना बोलते हैं। तो आपके हाथ में, ठीक है। चलो, बाकी आपको मैं एक छोटा सा निवेदन, आपको पहले भी मैंने करा है कि जो चल रहा है अगर उससे जुड़ा हुआ आप कुछ लिखोगे तो आपको मैं जवाब दे पाऊंगा, अदरवाइज फिर बात करने के लिए तो बहुत सारे कमेंट्स आते ही हैं, तो उनको मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, है ना। इसलिए आप जो चल रहा है उससे जुड़ी हुई बात करें, आपको अच्छे से उसका मैं जवाब दे दूंगा। देखिए, किसी त्रिभुज का परिमाप 40 है और उसका क्षेत्रफल 60 है। त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 है, तो सबसे छोटी भुजा क्या है? यहां पर आपको अगर एक ट्रिपलेट का आइडिया है ना, ट्रिग्नोमेट्री में एक कंसेप्ट होता है ट्रिपलेट। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे आपको पता चलेगा, और अगर आपको पढ़ना है कि ट्रिपलेट क्या होता है तो यह भी मैं पढ़ा चुका हूं। आप मेरा एक विनर्स की चैनल पे ट्रिपलेट सर्च करना, ट्रिपलेट ट्रिग्नोमेट्री बाय आदित्य सर, आपको मिलेगा, उसको आप देख लेना। ट्रिपलेट होता क्या है वो मैं बताता हूं, फिर क्वेश्चन पे आता हूं। ट्रिपलेट एक्चुअल में एक फिक्स रेशो है ना। जैसे अगर ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा। तो एक सेट है पूरा 3 4 और 5 का। आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, हाइपोतीनियस सबसे बड़ा होता है, लंब आधार कुछ भी हो सकता है, पर आपका जो कर्ण है वो सबसे बड़ा होता है। इसी प्रकार अगर आप देखोगे तो एक 5 12 और 13 का ट्रिपलेट चलता है, फिर एक आपका 8 15 और 17 का ट्रिपलेट चलता है। तो ऐसे कई सारे ट्रिपलेट्स हैं, है ना। क्या मतलब होता है, अगर आप इसको देखो तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, इनको जोड़ोगे तो भी 25, इसको जोड़ो ये तो 25 है ही, तो ये दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। इसी प्रकार अगर आप इसको देखेंगे, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, तो 13 के वर्ग 169 के वो इक्वल होगा। तो ये भी अपने आप में क्या है? ट्रिपलेट। इसी प्रकार ये भी ट्रिपलेट है ना। तो बाकी आप इसको पढ़ना, और अगर आपको नहीं पढ़ना है या नहीं पढ़ा है तो फिर ट्रिग्नोमेट्री जब भी आप कभी पढ़ोगे तो उसमें ट्रिपलेट कंसेप्ट आता है, उसमें हम इसको बताते हैं और ये भी बताते हैं कि निकालते कैसे हैं। सम संख्याओं का ट्रिपलेट कैसे निकालना है, विषम संख्याओं का कैसे निकालना है, ये सब बातें आपको बताएंगे। ठीक है, ओके है। चलो, अब यहां पर आप ध्यान से सुने, त्रिभुज का परिमाप, परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग कितना होता है? 40 होता है। अच्छा, क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल तो भाई कुछ भी हो सकता है, उसको बाद में देखते हैं। सबसे बड़ी भुजा 17 है, तो मान लो सी सबसे बड़ी भुजा है, तो अगर एक भुजा 17 है ना, तो अगर मैं इसमें से 17 घटा दूं और सी मान लूं मैं उसको, तो ए और बी बची हुई जो दो भुजाएं होंगी, क्या वो 23 होंगी? और जैसा मैंने कहा कि अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल ट्राई किया करो, समकोण त्रिभुज ट्राई किया करो। सबसे बड़ी भुजा अगर 17 है तो बची हुई जो दो भुजा है ए और बी, इनका योग होना चाहिए 23। तो याद करो कि 17 ट्रिपलेट किस में आता है, तो तुरंत दिमाग चलेगा 8 और 15 में। मतलब यहां पर 8 होना चाहिए और यहां पर आपका 15 होना चाहिए। चेक कर लो, 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225, तो 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 17 का वर्ग भी 289। मतलब ये सेट हो रहा है, सारी चीजें सेट हो रही है भाई। देखो, ये सबसे बड़ी भुजा आपकी 17 हो गई, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 8 है और ये 15 है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस कितना है? तो बेस आपका हो जाएगा 15,
और हाइट कितनी है 8, 2 से कैंसिल हुआ ये 4 बार, 15 का 4 गुना 60, तो एरिया क्षेत्रफल भी 60 आ रहा है और वही हमें चाहिए था। मतलब सारी कंडीशंस यहां पे सेटिस्फाई कर रही हैं, तो आपका ये वाला क्वेश्चन एकदम सही है। मतलब भुजा की सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करो, तो सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगी 8, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बोलो समझ आया? बताइए जल्दी से, यस नो हा ना, क्लियर? ठीक है, तो आपको ये ट्रिपलेट वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। देखो मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है कि कभी इसमें ट्रिग्नोमेट्री का बेसिकली बस ट्रिपलेट कंसेप्ट आता है, बाकी ज्योमेट्री काफी इसमें सारी चलती रहती है। तो अभी हम वो क्वेश्चन थोड़े से साइड कर रहे हैं जो थोड़े ज्योमेट्री मिक्स हैं, क्योंकि ज्योमेट्री अभी आपने पढ़ा नहीं है या मैंने अभी नहीं पढ़ाया है आपको, तो इसलिए मैं प्योर मेंसुरेशन के क्वेश्चंस ले रहा हूं। पर कुछ कुछ कंसेप्ट हमें साथ साथ सीखते रहना होगा। ओके चलो आगे बढ़ेंगे। बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन, ना इजी लगे तो मुझे बोल देना। जल्दी से इसका आंसर बताइए, अच्छे से पढ़िए और बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका। करो जल्दी। ओके है, और भाई एकदम टाइम पे आ जाया करो। एक तो देखो लेट आते हो और फिर आप बोलते हो ये बता दो, रिपीट कर दो, तो एकदम टाइम पे आया करो, आपको कभी रिपीट लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है चलो देखो क्या करेंगे हम। आपसे बोला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। उसका परिमाप, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, पेरीमीटर जो होता है, वो होता है 3a, जो बराबर है, मतलब उसके क्षेत्रफल का 3 गुना है ना। एरिया क्षेत्रफल का कितना गुना है? 3 गुना है। समझ रहे हो बात? तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर का 3 गुना अगर करोगे तो वो उसके परिमाप के बराबर आएगा। ठीक है, एकदम आसान, एकदम सिंपल। क्या करोगे आप? इसको 3a को अभी रहने दो, इधर चलो। देखो √3 और √3, आपको याद होगा कि अगर √3 और √3 हो तो रूट से रूट कैंसिल होगा, मतलब केवल क्या बचेगा? 3/4 गुणा a का स्क्वायर को मैं ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको एक बार में क्लियर हो जाए। 3a और 3a गया, इधर बचा a, 4 उधर गया, और a का मतलब a ही तो चाहिए था, भुजा ही तो चाहिए थी। आंसर कितना आएगा आपके इस क्वेश्चन का? आंसर आएगा C, 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स। बस इतना सा था। बताओ समझ में आया? है ना, एकदम आसान। परिमाप जो है क्षेत्रफल का √3 गुना है। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय √3। √3 हमेशा 3 बनते हैं, ये आप जानते हो, है ना, क्योंकि वो 3 √3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आप क्या करोगे? a और a है तो 3a कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। बस ये आपका आंसर आ गया। ठीक है चलो, ये भी एक बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पढ़िए इसको जल्दी से। √3/4 कहां से आया है? √3/4 भाई पता नहीं कहां से आया है। फॉर्मूला है यार, फॉर्मूला नहीं याद है क्या तुम्हें? फॉर्मूला कैसे बना वो आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था। अच्छा देखो भाई, जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, जो पढ़ नहीं रहे हैं, केवल कुछ ही कमेंट्स को कॉपी पेस्ट मारे जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ लाइव क्लास है, ये आपको बाद में नहीं मिलेगी। या तो आप पढ़ लो और नहीं तो कमेंट करते रहो, और ज्यादा देर तक करोगे ब्लॉक कर दिए जाओगे। तो या तो पढ़ लो, नहीं तो कमेंट करते रहो।
पुरानी क्लासेस आपको नहीं मिलेंगी, सिर्फ लाइव मिलेगी। अब आपके ऊपर है, ठीक है। देखो, और मेंसुरेशन में एक बात आप ध्यान रखना, डायग्राम अगर बनाओगे, जैसे ये डायग्राम बनाओगे ना, तो आपको समझ में आएगा। अदरवाइज आप ऐसे ही परेशान होते रहोगे ना, तो आपको हिंट नहीं मिलेगा कि करना कहां से है। इसलिए डायग्राम हमेशा जरूर बनाओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, 3 सर्कल हैं, एक की रेडियस है 4, एक की रेडियस है 6 और एक की रेडियस है 8। तो एक की रेडियस कितनी है 4, एक की रेडियस कितनी है 6 और एक की रेडियस कितनी है 8। अब इनके तीनों के सेंटर्स को, केंद्र को मिलाकर एक त्रिभुज बनाना है। तो देखो कैसे मिलाएंगे, ये यहां जुड़ेगा, ये यहां जुड़ेगा। मुझे बताओ, ये 4 है तो ये 4, ये 8 है तो ये 8, ये 6 है तो ये 6। तो इसकी ये वाली भुजा कितने की बनेगी? तो एक भुजा इस त्रिभुज की बनेगी 12, ये वाली भुजा इस त्रिभुज की कितनी बनेगी 10, और एक ये वाली भुजा इस त्रिभुज की कितनी बनेगी? तो ये बनेगी आपकी 14। क्योंकि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो ये विषम बाहु त्रिभुज है, स्केलिन ट्राइंगल है, तीनों भुजाएं अलग अलग है। 8 और 4 12, 6 और 4 10, 8 और 6 14। क्लियर है? तो ये तीनों भुजाएं हो गई। और विषम बाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये लास्ट क्लास में आपको बताया था। और एस का मतलब क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी का हाफ, है ना। तो तीनों को आप प्लस करोगे, कितना आएगा? 6। और ये कितना हो जाएगा? 3। इसका हाफ करोगे तो क्या 18 आएगा, है ना। 18। तो यहां रखोगे आप 18, फिर 18 में से माइनस करोगे एक बार 12, फिर 18 में से माइनस करोगे 10, फिर 18 में से माइनस करोगे 14। इसको आप आगे सॉल्व कर लोगे क्या? बोलो। 4 6 8 से नहीं आएगा भाई। चलो, तो आप इसको आगे सॉल्व करना। मैं आपको जस्ट आंसर बता देता हूं। इसका बिल्कुल सही वाला आंसर है डी, 24√6। ये इसका एकदम सही आंसर है, स्क्वायर सेंटीमीटर, है ना। मेन तो बस आपको ये कंसेप्ट समझना था, बाकी तो अब आपको एकदम समझ में आ गया होगा कि आगे क्या करना है। ठीक है। हाँ जी, लास्ट क्लास में आपको ये सब कुछ चीजें हमने बता दी थी। चलो, अच्छी बात है ना। ठीक है, चलो इसको करिए। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान, बहुत मजेदार। करिए जल्दी से। विनर्स ऐप पर लाइव क्लास क्यों नहीं चलती? चलती तो है भाई, विनर्स ऐप पे डेली 20 घंटे क्लास चलती है। अलग अलग बैचेस चलते हैं। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला भी आपके लिए। देखिए, किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका। अब मैं आपको पहले तो माध्यिका बता दूं कि माध्यिका क्या होती है ना। किसी भी वर्टेक्स से, शीर्ष से अगर सामने वाली भुजा पर इस प्रकार का हम एक लंब डालते हैं, है ना, मतलब सामने वाली भुजा को मिला देते हैं, तो ये कहलाती है माध्यिका, है ना। ये आप तीनों पे बना सकते हो। ये ज्योमेट्री में आप सीखोगे माध्यिका। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मीडियन। ऐसे भी बन सकती है, ऐसे भी। ये माध्यिका है। ये हमेशा सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, और इसके बहुत सारे फिर रूल्स हैं। ठीक है। तो अगर एक ये समकोण त्रिभुज है, सॉरी समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की तो तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। और अगर एक माध्यिका बनाओगे तो वो तो एकदम बीचों बीच बनेगी। तो माध्यिका यहां पे किसका काम करेगी? हाइट का। माध्यिका जो होगी वो किसका काम करेगी? इस त्रिभुज की ऊंचाई का काम करेगी। जबकि, है ना, ये हो गया। तो इसका परिमाप बताओ। तो मुझे बताओ कि अगर माध्यिका की लंबाई जो है वो 6√3 है, मतलब ये हाइट कहलाई उसकी 6√3, तो समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल के हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2 इंटू ए, है ना। तो 6√3/√3/2 इंटू ए, ये आपका कैंसिल हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 12। मतलब एक भुजा की लंबाई कितनी है? 12 है।
तो तीनों भुजाओं का मतलब परिमाप बोला है ना, तो परिमाप कितना आएगा, 36 ही तो आएगा। ये आपका आंसर आ गया। अगर आपको माध्यिका का मतलब पता होता तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी था, है ना। माध्यिका जो है वो हाइट का काम करेगी समबाहु त्रिभुज में, ये आप ज्योमेट्री में और अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। ओके, बताओ ठीक है सब कुछ। ओके, समझ में आया भाई, है ना। माध्यिका किसका काम करेगी, ये आपका करेगी हाइट का काम, बस। चलो आगे बढ़े। एक और अच्छा क्वेश्चन ये वाला करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, करिए जल्दी इसको। एच का फॉर्मूला बताया था ना भाई। देखो, एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू ए। और मैंने आपको प्रूव करके भी बताया था, आपको यह भी बताया था कि ये दोनों फॉर्मूले बने कैसे हैं, ये भी बताया था आपको, है ना, समबाहु त्रिभुज में, इक्विलेटरल ट्राइंगल में। बताएंगे भाई, सब बताएंगे कहां क्या मिलेगा। अभी रुक जाओ जरा। बारह में 3 का मल्टीप्लाई क्यों किया था, परिमाप निकालने के लिए। एक भुजा 12 तो तीनों भुजाएं 36, क्योंकि आपसे परिमाप पूछा था। चलो देखो जरा इधर क्या बोल रहे हैं। किसी वर्ग का विकर्ण 12√2 है ना। समझना बात को अच्छे से। वर्ग का विकर्ण, तो पहले तो आप एक स्क्वायर बनाओ। स्क्वायर की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, है ना। वर्ग है और इसका विकर्ण कितना है, इसका विकर्ण है 12√2। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू √2 इंटू ए। तो अगर विकर्ण 12√2 है जो √2 इंटू ए के बराबर है, तो ये कैंसिल हुआ। तो क्या आप बोल सकते हो कि इसकी प्रत्येक भुजा 12 की होगी। ईच साइड इज इक्वल, हर भुजा बराबर होती है, तो प्रत्येक भुजा क्या होगी, 12 की होगी। ये क्लियर है। इसके अंदर एक वृत्त बना है, अब समझना, इसके अंदर एक वृत्त बना है, तो इसके अंदर एक हम बनाते हैं वृत्त। वृत्त मतलब कुछ इस प्रकार का, इसके अंदर एक सर्कल बनेगा। अब मुझे एक बात बताना कि अगर यहां से यहां तक 12 है, तो यहां से यहां तक भी 12 ही होगा, है ना। तो इसको मैं ए नाम दे दूं, इसको बी नाम दे दूं, तो ए बी की लंबाई क्या है, 12, जो अपने आप में क्या है, डी। डी मतलब क्या है, व्यास। तो क्या इस त्रिभुज की रेडियस, वृत्त की रेडियस जो है वो 6 हो जाएगी क्या, सेंटीमीटर में। बोलो जल्दी, समझ में आया। हमने वर्ग के विकर्ण से वर्ग की भुजा निकाली जो कितनी है, 12 है ना। फिर आपने क्या करा कि अगर ये 12 है तो ये पूरा भी 12 होगा, और अगर ये पूरा 12 है तो आधा 6 होगा। तो मुझे पता चल गया कि इस वर्ग के अंदर जो बना वृत्त है उसकी त्रिज्या 6 है। क्लियर है। और आगे बढ़ो। वृत्त के अंदर भी उन्होंने एक समबाहु त्रिभुज बनाया है। अब देखना जरा, वृत्त के अंदर एक क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। ये देखते से आपको समझ में आना चाहिए। लास्ट क्लास याद करो, मैंने आपको एक परिवृत्त सिखाया था। देखो, त्रिभुज के अंदर वृत्त बने तो अंतिवृत्त, त्रिभुज के बाहर वृत्त बने तो उसको बोलते हैं परिवृत्त, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सरकम सर्कल। और आपको समबाहु त्रिभुज के सरकम सर्कल का फॉर्मूला भी बताया था। और वो क्या बताया था, मैंने आपसे कहा था, यहां लिख देते हैं, R इज इक्वल टू a/√2। याद आया, R इज इक्वल टू a/√2। तो अगर आपको इसकी भुजा निकालनी है, a निकालनी है, तो आपको त्रिज्या पता है क्या, त्रिज्या कितनी है, 6। तो यहां 6 रखोगे और √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो a की वैल्यू 6√2 आएगी। ठीक है, अच्छा सॉरी 2√3, सॉरी 2√3। तो यहां पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये आपका आंसर है 6√3, ऑप्शन सी।
बताओ समझ में आया? बोलो जल्दी। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप थोड़ी सी क्वेश्चन की भावनाओं को समझो। क्या करेंगे हम यहां पर? आपको बोला गया था एक सर्कल मतलब क्या हो गया, एक वर्ग हो गया, वर्ग का विकर्ण दिया था, मैंने उससे उसकी भुजा निकाल ली। जो वर्ग की भुजा है उसके अंदर एक वृत्त बना है, यही उसका व्यास होगा। व्यास 12 है तो त्रिज्या उसकी आधी 6 होगी। और अगर मुझे सर्कल की त्रिज्या पता है, इस सर्कल की त्रिज्या अगर मुझे पता है कि इसकी सर्कल की त्रिज्या 6 है, तो मैं क्या इस परिवृत्त की त्रिज्या बोल सकता हूं, सरकम रेडियस बोल सकता हूं। तो इससे इस त्रिभुज की भुजा हम निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला आपको बताया था। तो a/√3 करेंगे, दैट्स इट। बताइए, बोलो जल्दी, समझ में आया सभी को? 6√3 कैसे आया? यहां वैल्यू रखो ना भाई। देखो यहां पर r की जगह रखो, तो r तो आपको कितना दिया हुआ है, 6। 6 और √3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, 6√3 तो मिलेगा। ये आंसर है। ठीक है। देखो मेन चीज क्या होती है कि आपने जितना सीखा है सबको साथ लेकर चलना पड़ता है ना। जितना आप पुराना पढ़ चुके हो, जितने फॉर्मूले पढ़ चुके हो, जितने कंसेप्ट आप पढ़ चुके हो, सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, तब जाकर आप क्वेश्चंस को बना पाओगे। ठीक है, ओके। हाँ भाई, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, मैं आपको आखिरी में बता दूंगा कैसे मिलेंगे। ठीक है, एक बार समझा दें, एक बार और समझा देते हैं। देखो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है ये वाला, विकर्ण मैंने रखा, रूट से रूट कैंसिल हुआ, बचा ए मतलब वर्ग की भुजा मुझे पता चल गई 12। वर्ग के अंदर एक वृत्त है, तो अगर वर्ग की भुजा 12 है, यहां से यहां तक की लंबाई अगर 12 है, तो आप क्या करोगे, ये पूरा भी 12 होगा। अगर ये पूरा 12 है, आधा करोगे तो ये 6 हो जाएगा, मतलब त्रिज्या कितनी है, 6। अब इस सर्कल के अंदर भी एक त्रिभुज बना है ना। तो अगर आपको इस वृत्त की त्रिज्या पता है, ये देखते से आपको परिवृत्त सरकम सर्कल समझ में आना चाहिए, जो कि आपको कितना दिया हुआ है, यहां पे कितना दिया हुआ है, 6। इसका फॉर्मूला क्या होता है, r=a/√3, लास्ट क्लास में बताया था। त्रिज्या का पता है तो त्रिज्या यहां रखो, आंसर आ जाएगा। बोलो जल्दी, समझ में आया? सब बताया था भाई, सब बताया था। ठीक है, चलो। बेसिकली अगर तीनों डायग्राम को मैं एक बनाऊं ना, एक से मैं समझा सकता था, पर आपको थोड़ा कम समझ में आता, इसलिए मैंने तीनों डायग्राम बनाए थे। ये एक्चुअल में ऐसा है, वर्ग, वर्ग के अंदर वृत्त, वृत्त के अंदर त्रिभुज। चलो आगे बढ़ेंगे, इसको देखो। पढ़िए भाई इसको अच्छे से। सरकम सर्कल वाला, ओके। चलो देखो, किसी घोड़े को रस्सी की सहायता से खंबे से बांधा गया, अच्छे से समझना है ना, डायग्राम बनाएंगे। किसी घोड़े को रस्सी की सहायता से खंबे से बांधा गया, घोड़ा घास को चरते हुए 88 मीटर का। देखो
आप मान लो ये एक सर्कल है, एक वृत्ताकार घास का मैदान है, आपने जस्ट बीचों बीच एक क्या करा, घोड़े को बांधा। अब वो देखो, ये उसकी रस्सी की लंबाई होगी। मैंने आपको एक क्वेश्चन गाय वाला करवाया था, यहां जाएगा और वो मैक्सिमम मान लो इतना चल पाता है और वापस वो यहां आ जाता है ना। तो ये कंसेप्ट लगेगा त्रिज्य खंड वाला, मतलब सेक्टर वाला। समझ आ रही है बात? अब देखना आगे, ठीक है। इसको हम ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको ओ नाम दे देते हैं, और यहां पे हमेशा कौन सा एंगल बनेगा, थीटा। तो आप याद करो कि अगर मुझे केवल इस ए बी की लंबाई निकालना हो, सिर्फ इस ए बी की लंबाई निकालना हो, तो क्या ये ए बी जो आपका चाप है ना, या जो ए बी चाप है, ये थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर के बराबर होगा क्या? अगर मुझे पूरी परिधि में से केवल ए से बी तक की लंबाई निकालनी हो, तो क्या ये थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर के बराबर होगा? हाँ या ना? ठीक है, चलो। अच्छा, ये वास्तव में इतना घोड़ा जो है घास चरते चलते एक चाप बनाता है, जो आपको पता है क्या दिया हुआ है, 88 दिया है। बताओ, क्लियर है? फिर से एक बार समझा रहा हूं। एक घोड़े को आपने मैदान के बीचों बीच बांधा और उसने चाप बनाया। ये क्या है? ये आर है ना, ये रेडियस है। और आपसे उसमें कहा गया है कि वो एक चाप बना रहा है, केवल एक आर्क बना रहा है यहां से यहां तक का। तो अगर टोटल 2 पाई आर है, उसका थीटा अपॉन 360 डिग्री करेंगे तो आपको 88 मिलेगा। ठीक है। अच्छा, कितने अंश का एंगल बना रहा है? 72 अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर तो आपको पता ही नहीं है, और आर अगर पता चल गई तो काम नहीं हो जाएगा। आर ही क्या होती है, गाय हो या घोड़ा हो, आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि आर ही क्या होती है, उसकी त्रिज्या होती है, जो रस्सी की लंबाई है। सॉल्व करोगे आप इसको तो 72 से क्या ये 5 बार कैंसिल होगा? ठीक है। 22 का दुगना 44, 44 से ये 2 बार कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा आपका 35, 35 का दुगना 70। तो जो रस्सी की लंबाई है वो कितनी है? पूरा क्वेश्चन मीटर में है, तो चलो भाई, यहां से लेके यहां तक जो रस्सी की लंबाई है वो कितनी है? 70, या ए से भी कहा जाए तो 70। आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, 70 मीटर। बताओ, समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट है ना। घोड़ा यहां है, ये चाप वो बनाता है, और चाप का फॉर्मूला, आर्क का फॉर्मूला आपको बताया जा चुका है। ये तो शायद आपको पहले दिन ही बताया था या दूसरे दिन बताया था, जिस दिन सेक्टर त्रिज्य खंड पढ़ाया था, है ना। तो ये आपका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अब आप बोलोगे सर एक और फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2 आर। तो पाई आर प्लस 2 आर क्या होता है? इसकी परिधि होती है, ये टोटल परिधि होती है। वो फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि उन्होंने केवल चाप के बारे में बोला है। तो ये हम सॉल्व करेंगे, सीधा आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, इसको आप डायग्राम बनाना, एक बार में आपका आंसर आ जाएगा। डायग्राम सही सही बनाओगे, आराम से आंसर आएगा। करिए जल्दी। ओके है? टू पाई आर में आर कैसे निकालोगे? ओके, करो जल्दी। सेकेंड डे बताया था, ओके। 144 सी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। देखो क्या करेंगे, एक सर्कल है जिसकी रेडियस 8 है, तो एक सर्कल बनाओ और इसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए? ये हो गया सर्कल, और इसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए? 8, है ना।
और एक 8 सेंटीमीटर व्यास। देखो इसकी रेडियस 8 है और एक और हमने सर्कल बनाया यहां, इसका डायमीटर 8 है। डायमीटर 8 है भाई, है ना, ये डायमीटर 8 है, इसको समझना, ये टोटल 8 है। मतलब इसकी रेडियस कितनी मानी जाएगी? 4 मानी जाएगी। और दोनों को स्पर्श करते हुए, है ना, हमें क्या करना है? दोनों वृत्त बाह्य रूप से स्पर्श करते हुए हैं। ओके, एवी व्यास वाला वृत्त, मतलब अब आप इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो और इसको हटा दो, है ना। अब आपको एवी व्यास वाला वृत्त बनाना है, इसको बी नाम देंगे, मतलब ये ए से जाएगा पूरा, है ना, थोड़ा सा और बड़ा, और ऐसे ये आ जाएगा यहां पे पूरा, मतलब ये पूरा सर्कल बनेगा। थोड़ा सा मैंने डायग्राम सही नहीं बनाया, ये पूरा सर्कल आपका बनेगा। तो आपको बताना है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, इसका भाई ये टोटल कितना है, इसका व्यास, है ना, ये जो नया वाला आपको सर्कल दिख रहा है इसका व्यास 12 है, ठीक है, डायमीटर 12 है, तो इसकी रेडियस क्या होगी? 6 होगी। तो आप यहां पे, क्योंकि सारे आंसर पाई में हैं और 6 का वर्ग, इसका आंसर आएगा 36 पाई, और बाकी तो सारा स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा, ये इसका आंसर आएगा। ये व्यास है 12, ठीक है, तो रेडियस क्या मानी जाएगी? 6 मानी जाएगी, उस हिसाब से अपना आंसर आएगा 36 पाई। वेरी गुड, ठीक है। डायग्राम आप थोड़ा सही बनाना, मैंने उसको बास्केटबॉल टाइप बना दिया है, बास्केटबॉल भी नहीं है ये तो, है ना, इसको आप थोड़ा सा सर्कल को सही बना लेना। चलो, बहुत इजी था। ये लीजिए एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन, पढ़िए इसको जल्दी से। ए करेक्ट है, ओके। अब जो आगे मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं ना, ये सारे पेंट कराने वाले क्वेश्चंस हैं, है ना, जो पेंट कराते हैं ना वो वाले क्वेश्चन है ना। तो आप इनको पढ़िए, समझ में आते जाएगा आपको। कुछ पुरानी चीजें अब रिपीट होंगी, है ना, बस यहां पे पेंटिंग एक नया चीज जुड़ जाएगा। ओके, 18.4 24 पीडीएफ मिलेगी भाई, पीडीएफ क्यों नहीं मिलेगी? देखो, किसी कमरे को रंगने का खर्च 120 रुपए है, अगर चौड़ाई 4 रुपए प्रति मीटर कम हो जाए तो खर्च। देखो, पहले तो मैं आपको ये जो पूरा पेंट करने का जो कंसेप्ट है ना वो आपको सिखा दूं, नहीं तो आपको समझ ही नहीं आएगा मैं क्या बताऊंगा आगे, है ना। इसको अच्छे से सुन लेना। ये जो पेंटिंग का कंसेप्ट होता है ये क्या होता है, बहुत आसान है। जैसे मान लो एक दीवार है मेरे पास, ये एक वॉल है, एक दीवार है, इसकी लंबाई है 12 और इसकी चौड़ाई है 10, मतलब इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल होगा 120 मीटर में नाम दे देता हूं मैं इसको, तो वर्ग मीटर। इतने पे मुझे पेंट करना है, पूरे पे पेंट करना है। और मान लीजिए मैं एक पेंटर को लेके आया, उसने कहा कि सर 5 रुपए स्क्वायर मीटर चार्ज लगेगा, मतलब मैं 1 स्क्वायर मीटर का 5 रुपए लूंगा। तो मैं बोलता हूं चलो भाई ठीक है कर दो। तो मुझे 120 स्क्वायर मीटर पेंट कराना है और 1 स्क्वायर मीटर का रेट क्या है? 5। तो 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 600 रुपये। समझ में आया? तो आपने क्या करा कि 12 मीटर और 10 मीटर को गुणा करा, बाद में 5 का गुणा करना है तो पहले ही कर दो ना, तो भी आंसर आपका 600 आएगा। बात समझ में आ रही है? एकदम आसान है, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई चौड़ाई का गुणा करेंगे और फिर क्या रेट है उस रेट का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको टोटल एक्सपेंडिचर, कुल खर्च पता चल जाएगा। अब देखो जरा, हम क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। आपको लेंथ नहीं पता कि लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ भी नहीं पता, ना आपको रेट पता है कि रेट क्या है, पर इन तीनों का मल्टीप्लाई होकर ही 120 आया होगा। ये समझ गए बात? लंबाई चौड़ाई से क्षेत्रफल मिला, फिर मैंने रेट, जो भी रेट मुझे पेंटर ने दिया मैंने उसका गुणा किया, तो मुझे टोटल खर्चा मिला। अब वो बोल रहे हैं चौड़ाई कम होती है ना, पहले का खर्चा 120 है, अगर चौड़ाई 4 मीटर कम कर दी जाए, मतलब लेंथ सेम रहेगी,
चौड़ाई 4 मीटर कम कर दी जाए और उसका जो पेंटिंग का रेट है वो भी सेम रहेगा, तो जाके आपके 20 रुपए कम हो जाते हैं। मतलब कितना हो जाता है? 100 रुपए हो जाता है। देखो इतना समझ लो, आपको अभी लॉन्ग लगेगा पर ये बहुत शॉर्ट है, डायरेक्ट आंसर आएगा। मुझे लंबाई नहीं पता, चौड़ाई नहीं पता, रेट नहीं पता, पर तीनों का गुणा होकर ही 120 आया होगा। इसका कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर मैंने आपसे कहा कि लंबाई सेम है, चौड़ाई 4 कम हुई, रेट वही है, तो 20 रुपए कम हो गए। तो ठीक है, अब आप इसका रेशो बनाओ। देखो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू रेट, लेंथ इंटू ब्रेथ -4 इंटू रेट, और इधर 120 रुपए लग रहे थे, इधर 100 लग रहे थे। अब देखो जरा, लेंथ और रेट कैंसिल, यहां बचा b, यहां बचा b-4, ये 20 से कैंसिल हुआ 6 बार, ये 20 से कैंसिल हुआ 5 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो जरा, तो ये बनेगा आपका 5b, ये आपका बनेगा 6b -24, और अगर आप 6 में से 5 घटाओगे तो केवल ब्रेड्थ और माइनस का 24 इधर, तो सीधा आपका आंसर आ गया कि इस क्वेश्चन में चौड़ाई कितनी है? 24 है। बताओ समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत किसी को भी? है ना? ये पुराना, ये अभी वाला, और हमने उसका बेसिकली क्या बनाया? रेशो बनाया, डायरेक्ट आपको आंसर मिल गया। इसमें दिक्कत यह है कि हम कुछ भी अगर एज्यूम करेंगे तो बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी, एच भी ले लो, चाहो तो आप एच ले लो, वो भी कैंसिल होगा, हाइट भी उसकी सेम रहेगी, इंटू एच कर दोगे आंसर सेम आएगा। चलो इसका आंसर बताओ, इसको पढ़ लो जरा अच्छे से जल्दी, फिर इसको करते हैं। पढ़ो जल्दी, इसको बढ़िया तरीके से पढ़ो और इसका आंसर भी बताओ। ठीक है, चलो पढ़ लिया सभी ने? ओके, देखो इसको अच्छे से आप और समझिएगा। किसी कमरे का फर्श 100 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा है, मतलब जो फ्लोर है, एक फ्लोर है जिसकी लंबाई कितनी है 100 और चौड़ाई कितनी है 3। मतलब हमारे पास टोटल एरिया कितना है? हमारे पास टोटल एरिया है 300 स्क्वायर मीटर। अब मुझे इस पे पूरे कमरे पर आपको एक मस्त सा सुंदर सा कारपेट बिछाना है, पूरे पर आपको एक कारपेट बिछाना है ना? तो कारपेट भी ऑब्वियसली लंबाई चौड़ाई का होगा और उतना ही होगा जितना इसका साइज होगा। तो अगर कमरे का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है तो कारपेट की लंबाई और चौड़ाई भी 300 के बराबर होनी चाहिए। ये आपका रूम है, या इसको कहूं तो ये फ्लोर है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? ये आपका क्लॉथ या कारपेट हो जाएगा जो आपको बिछाना है। होंगे तो दोनों सेम ना, जितना फ्लोर है उतने पे कारपेट बिछाना है, तो दोनों का एरिया तो सेम होगा ना, दोनों का क्षेत्रफल तो बराबर होगा। तो ये तो हो गया आपका 300। कारपेट की लेंथ पता है क्या? नहीं पता है, लेकिन आपको चौड़ाई पता है जो कितनी है? सेंटीमीटर में है। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको अगर मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट, मीटर से सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसी तरीके से करेंगे, है ना? तो ये कैंसिल होगा 2 बार और 2 से ये गुणा होगा, मतलब इसके लिए हमें 600 मीटर लंबा कपड़ा लगेगा, है ना? 600 मीटर लंबा और 50 सेंटीमीटर चौड़ा कपड़ा अगर हमारे पास होगा तो हम इस फ्लोर को कवर कर देंगे। अच्छा, 600 मीटर लंबा कपड़ा लगेगा, जबकि हमारे पास 1 मीटर का खर्चा 15 है, तो टोटल 600 मीटर पे कारपेट बिछाना है तो कितना खर्चा आएगा? 9,000 रुपए, ऑप्शन बी।
बताइए, समझ में आया? 9,000 बिल्कुल करेक्ट, 4,500 नहीं, है ना। देखो, आपने अगर आप कभी भी कपड़ा लेने गए हो, आपके कपड़े कुछ सिलवाने हो, तो आपने देखा होगा कि कपड़े का भाव मीटर से चलता है ना। 10 रुपए मीटर, 100 रुपए मीटर, 50 रुपए मीटर, 200 रुपए मीटर। तो उनका एक लंबाई अलग अलग होती है, चौड़ाई फिक्स, एक पना जिसको बोलते हैं वो फिक्स होता है ना। तो वो आपसे लंबाई चौड़ाई के हिसाब से पैसा नहीं लेते, चौड़ाई तो उसकी फिक्स है, वो केवल आपसे पैसा किसका लेंगे, लंबाई, जितनी लंबाई का कपड़ा लोगे वैसा पैसा। वही बात यहां पे आ रही है ना। तो अगर आपसे बोला है कि 300 मीटर का फ्लोर है और लंबाई, तो चौड़ाई से मतलब नहीं है, लंबाई हमें देखना है, तो लंबाई कितनी होगी आपकी, 600 होगी। और 600 मीटर कपड़ा आप, मतलब 600 मीटर कपड़ा चाहिए 15 के भाव से, मतलब टोटल कितना खर्चा लगेगा, 9,000 रुपए का आपका खर्चा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये भी आप बहुत आराम से कर सकते हो। चलो कोई बात नहीं, जिनका रॉन्ग हुआ है कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं आपको होमवर्क दे दूं क्या, टाइम हो रहा है फिलहाल। ये वाला एक क्वेश्चन आप करके आना, ना बने तो मैं कल बताऊंगा ही। ये आयताकार है, ये बहुत आराम से आपसे बनेगा। अगर इसका आंसर मैं आपको बता दूं तो इसका आंसर जो है सी वाला आएगा, 9047। इसको आप करना, है ना। ना बने तो कल हम देखेंगे। और एक ये वाला और लेकर जाओ, ये सर्कुलर आपको एक ट्रैक दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप और कल करके लाना। ठीक है, 2 क्वेश्चंस करना। कल हम और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और कल इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, चतुर्भुज हम समझेंगे, क्वाड्रिलेटरल समझेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। और जब ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे 3D, है ना। फिर आपके बेलन, गोला, शंकु, ये सब चीजें हमारी आ जाएंगी। जो नए लोग हैं वो टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करना, अगर नहीं है और है तो आप उस पे सिंपल विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर सर्च करना, है ना। आप तो केवल विनर्स इंस्टीट्यूट लिखोगे तो सबसे ऊपर ही अपना ग्रुप आएगा, 35,000 लोग उसमें जुड़े हैं, उसको ज्वाइन करना। बहुत सारे फेक अकाउंट्स भी हैं, तो विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर सर्च करना, लोगो दिखेगा, इसको ज्वाइन करना, आपको यहां पे इसके नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है भाई, कैसी रही आज की क्लास? आज हमने ज्यादा बातचीत नहीं करी, केवल क्वेश्चंस पे ध्यान दिया था, क्योंकि 2 दिन की हमें रिकवरी करनी थी। हालांकि उतने ज्यादा क्वेश्चंस हो नहीं पाए, तो ठीक है, कल और कवर करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, प्रीवियस क्लास का क्वेश्चन का होमवर्क तो सबसे पहले वही बताया था आज मैंने। ओके, चलो फिर भी अगर छूट गया है तो बता देंगे, डोंट वरी, बता देंगे। ठीक है, चलो भाई, सो जाते जाते सब लोग वीडियो को लाइक करते हुए जाना, और मिलते हैं कल वापस इसी समय पर 7:05 पर। एकदम धुआंधार तरीके से कॉपी पेन लेकर तैयार रहना, है ना। त्योहारों के चक्कर में मत लग जाना, पढ़ाई का नुकसान मत कर लेना अपना। ऑनली लाइव सेशन है, 1 घंटा निकालो। कल मिलते हैं, तो तब तक ध्यान रखिए सब लोग, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट।